नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज और मैं हूं आपके साथ पारितोष मल। वैसे तो ठंड का मौसम चल रहा है, लेकिन बिहार का पारा काफी गर्म है क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव चल रहा है और 2 चरण का चुनाव समाप्त भी हो चुका है। तीसरे चरण को लेकर प्रचार प्रसार हो रहा है, सभी पार्टियां अपना दमखम लगा रही है और 7 तारीख को आखिरी चरण यानी तीसरे चरण का चुनाव है। 10 तारीख को परिणाम घोषित हो जाएगा। इन्हीं सभी को लेकर आज हमारे साथ आलोक महेश्वरी जी हैं और वो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। उनसे हम जानेंगे कि बिहार चुनाव को लेकर वो क्या सोचते हैं, किसकी सरकार बन रही है और किसकी नैया डूब रही है। इन्हीं सभी मसलों पे चर्चा करेंगे। एग्जिट पोल के बारे में भी बात करेंगे, ईवीएम के बारे में भी बात करेंगे और नीतीश कुमार अपने प्रचार में क्या कुछ बोल रहे इस मसले पर भी बात करेंगे और अंत में इन चीजों से जुड़े 7 निश्चय के बारे में भी बात करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आलोक महेश्वरी जी हमारे चैनल पर। जी पहला सवाल सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। सभी बहुत सारे चैनलों ने एग्जिट पोल दिखाया, बहुत सारे चैनलों ने अपना अनुमान लगाया। तो मेरा पहला और सटीक सवाल है, एग्जिट पोल से क्या लग रहा है, कितनी सरकार बन रही है बिहार में? देखिए, एग्जिट पोल्स तो सभी अपने अपने ओपिनियंस के अकॉर्डिंग वो एग्जिट पोल नहीं होता है, एक्चुअली वो ओपिनियन पोल होता है ना। अब जो भी ओपिनियन पोल देते ये लोग न्यूज वाले बताते हैं, तो उनका सबका अपना अपना ओपिनियन पोल होता है। वो कोई जनता का ओपिनियन पोल थोड़ी ही होता है। जनता का जब हम फील्ड में जाते हैं, जनता से रूबरू हो रहे हैं, तो जनता तो इस बार सीधा लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, इन सब लोगों को ज्यादा फेवर कर रही है इन कंपैरिजन ऑफ नीतीश, है ना। तो मुझे जहां तक लग रहा है इस बार इन्हीं की सरकार बनेगी, है ना। और जिस तरीके से अभी कोविड का पीरियड हुआ है ना, बिहार के कितने सारे मजदूर मेहनत करने वाले दिल्ली से पलायन किया और अदर स्टेट से पलायन किया। तो ये सारी चीजों को, ये सारे मुद्दों को देखते हुए इस बार बिहार की जनता ने वोट किया है, क्योंकि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में इनकी सरकार थी। इसलिए इस बार कहीं ना कहीं जनता इन लोगों से रुष्ट थी, बीजेपी और नीतीश की सरकार से। इसलिए उन्होंने इस बार सत्ता में लाने के लिए तेजस्वी यादव को चुना है। अच्छा, मतलब इस बार आपको लग रहा है कि तेजस्वी यादव की सरकार बनना तय है। जी चलिए, बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक मेरा सवाल है। ईवीएम हमेशा से जब चुनाव होता है विवाद में फंसा रहता है। विपक्ष हमेशा आरोप लगाती है कि ईवीएम से चुनाव नहीं किया कराया जाए, ईवीएम से वोटिंग ना कराया जाए, बैलेट पेपर से वोटिंग कराया जाए, क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं ईवीएम के साथ छेड़खानी करती है, कुछ ना कुछ करती है। ऐसा आरोप विपक्ष का लगा और सोशल मीडिया पर भी लोग लगातार ये लिखते हैं। तो क्यों नहीं इस बार बीजेपी ने बैलेट पेपर से चुनाव कराकर विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब दिया? क्यों नहीं ऐसा किया? क्या दाल में सचमुच काला है कुछ? आपकी राय क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है इस पर, है ना, कि जो इलेक्शन होने चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। ईवीएम ईवीएम जो ईवीएम मशीन लगाई गई हैं उनके साथ पेपर ट्रेलर मशीन भी लगाई जाना चाहिए, है ना। जिससे कि जो इलेक्शन हो कंप्लीटली फ्री एंड फेयर हो सके। जितने लोगों ने वोटिंग की है वो अच्छे तरीके से ठीक से काउंटिंग होनी चाहिए, है ना। और जब इलेक्शन के टाइम पर पहले सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है कि जो पेपर ट्रेलर मशीन होता है, जो पेपर निकलता है, उसकी भी काउंटिंग होना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ जैसे कि 10 सीट है तो 10 सीट में से सिर्फ विपक्ष को या फिर जो जो कोई इशू उठाता है, मुद्दा उठाता है, उसको संतुष्ट करने के लिए सिर्फ 1 या 2 सीट पर इलेक्शन कमीशन, है ना, पेपर ट्रेलर मशीन का जो पेपर निकलता है उसका काउंटिंग करा लेते हैं। बल्कि जैसे सपोज कीजिए 10 सीट है तो 10 की 10 सीट पर ये काउंटिंग इस तरीके से होना चाहिए, तभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाएगा। अदरवाइज इस तरीके के मुद्दे इशूज आते रहेंगे, है ना। और बिल्कुल आप ईवीएम की ठीक कह बात रहे करें, हैं। जी, और ईवीएम की बात करें तो ईवीएम उतना एक अच्छा मुद्दा नहीं है। एक अच्छा क्या बोल सकते हैं उसको, बैलेट पेपर के कंपैरिजन में वो इतना लोगों पर ट्रस्टवर्दी नहीं है। लोगों पर उस ईवीएम पर विश्वास नहीं है लोगों का।
इसलिए हमें दोबारा से बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाना चाहिए, है ना। हम्म, अब जो सरकारें हैं या फिर जो इलेक्शन कमीशन है, जो कि बोलता है कि ईवीएम पेपर से हम हाईटेक बन रहे हैं, ईवीएम से इलेक्शन कराने के लिए हाईटेक बन रहे हैं, है ना। उसमें इलेक्शन कराने में बहुत सारा पेपर खर्च होता है ना। सोसाइटी हम्म, को हम क्लीन करना चाहते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि उसमें पेपर कितना खर्च होगा, एक दिन के न्यूज़पेपर के इतना तो खर्च नहीं हो जाएगा ना, है ना। ज्यादा से ज्यादा 2 दिन का हम्म। न्यूज़पेपर जो ऑल ओवर इंडिया में या फिर पर्टिकुलर स्टेट में छपता है, उससे तो कम ही पेपर खर्चा आएगा ना। तो आप दोबारा हाँ से बिल्कुल, जी आपकी बात ठीक है। आप कम पेपर भी खर्च होगा और जो जी विवाद है वो विवाद भी थम जाएगा। हाँ, बीजेपी पे जो विवाद भी आरोप लग रहे हैं वो भी जी थम बिल्कुल। जाएगा। तो बीजेपी को भी कहीं हाँ ना कहीं बैलेट पेपर से इस बार चुनाव कराना चाहिए था। खैर, जी हम आगे बिल्कुल। बढ़ते हैं। उन्होंने नहीं कराया, जो भी बात है, लेकिन आरोप तो लग रहा भी है, विपक्ष भी और जनता का भी विश्वास नहीं है। मैं अभी बिहार इलेक्शन कवर करने गया था, जनता भी बोल रही थी कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ईवीएम पे भरोसा नहीं है। हम लोग जी बीजेपी के खिलाफ वोट देते हैं लेकिन बीजेपी जीत जाती है, ऐसा जनता का कहना है। खैर, हाँ आगे हाँ बढ़ते हैं। और एक और सवाल है मेरा कि लालू यादव हमेशा सामाजिक न्याय की बात करते आए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव इस बार आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं। क्या लगता है कितना कारगर साबित होगा ये आर्थिक न्याय की बात करना, नौकरियों की बात करना? देखिए, उनका मानना सही है, वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करने वाले लोग हैं, है ना। तो हम्म, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहता है आर्थिक तौर पर, सामाजिक, सोशलिस्ट, इकोनॉमिकली हमें ऑल ओवर तरीके से डेवलप करना पड़ेगा लोगों को, तभी हम एक हम्म, विकसित देश बन पाएंगे, तभी एक विकसित राज्य बन पाएंगे। हम्म, तो तेजस्वी यादव युवा हैं, उनका सोचने का तरीका अलग है, लेकिन वो आर्थिक, जब तक आर्थिक मुद्दों पर बात नहीं होगी तब तक हम किसी भी, चाहे वो सरकार हो या फिर हमारे घर का ही मुद्दा हो, अगर हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो हम अपने घर को ठीक से नहीं चला पाते हैं, है ना। तो इसी तरीके से हमारा सरकार का मानना है, अगर सरकार आर्थिक नीतियों पर अच्छा कदम नहीं उठाएगी, ठीक कदम नहीं उठाएगी, तो कोई हम्म। सरकार प्रॉपर चल ही नहीं पाएगी। इसलिए आर्थिक नीतियों को भी देखते हुए तेजस्वी यादव ने जो भी स्टेटमेंट दिए हैं, युवाओं को रोजगार देने का, या फिर इसके अलावा और भी जो वादे किए हैं, वो उस पर खरा उतरेंगे, ये नहीं, मुझे इस समय विश्वास जरूरी है भी है। ना। आर्थिक न्याय की बात जरूरी भी है, क्योंकि देश की जीडीपी, देश का आर्थिक जी स्थिति भी बेहद खराब है। बहुत निचले स्तर पे है, रोजगार नहीं है युवाओं के पास, बेरोजगारी का जो आलम है, कभी ऐसा देश नहीं हुआ था, इतने सारे बेरोजगार युवा सड़कों पर भटक रहे हैं। तो कोरोना काल में भी सरकार ने सही नीतियां नहीं अपनाई, जिसकी वजह जी से ये सब कुछ हुआ। हाँ आप पे बिल्कुल कहना जायज है, बिल्कुल। जी। और चाहे कोरोना काल के पीरियड में हो, इन लोगों ने स्वास्थ्य की सेवाएं जो कोरोना पीरियड में देनी चाहिए थी, स्वास्थ्य के लिए जो पैकेज निकालने चाहिए थे, वो निकाले हैं, लेकिन जनता तक नहीं पहुंचे हैं। इनके बीजेपी के या फिर जो अन्य नेता थे, उन लोगों के सिर्फ उन लोगों के घर भरे हैं उस पैकेज से, ना कि आम हम्म, जनता का। उन लोगों के तो घर। हाँ, बिल्कुल। इसलिए मेरा मानना है कि अब जनता जो है जाग चुकी है और वो बदलाव चाहती है, चाहे वो राज्य में हो या फिर देश में। मतलब आप कहना चाहते हैं आर्थिक न्याय के जी साथ जनता भी जाने को तैयार है। जी बिल्कुल, आर्थिक न्याय के साथ। चलिए, एक और सवाल मेरे जहन में उठा है। तेजस्वी यादव की बात कर ली हमने, ईवीएम की बात कर ली, एग्जिट पोल की बात कर ली। एक सवाल है, नीतीश कुमार जब भी अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, खैर उनकी रैलियों में उतनी भीड़ नहीं इकट्ठा हो रही, लेकिन जब भी वो प्रचार कर रहे हैं, लालू यादव का जिक्र क्यों कर रहे हैं? लालू यादव 15 साल पहले सरकार थी, उस समय का वो जिक्र कर रहे हैं। लालू यादव की बात करके उनपे आरोप लगाकर वो वोट मांग रहे हैं। क्यों वो सात निश्चय की जो बात करते थे कि हमने सात निश्चय का काम किया, उस वो चीजें बोलकर क्यों नहीं वो वोट मांग रहे हैं? क्या वजह है कि लालू यादव के बारे में बुरा भला कर कर, उन पे आरोप लगाकर ही वोट मांगा जा रहा है? अपने 15 साल के कार्यकाल पर क्यों नहीं वोट मांग रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जितना हम सामने वाली की खामियां निकालेंगे, उतना ही लोग हमें क्या समझते कि हम स्ट्रांग पर्सन है, हमने अच्छा काम किया है। इसलिए वो 10 से 15 साल पीछे जा रहे हैं, लालू यादव का जिक्र कर रहे हैं।
लेकिन वो अपनी अपनी सरकार की नीतियों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। लोगों को कितने रोजगार दिए, लोगों को के लिए कितनी स्वास्थ्य सेवाएं दी, लोगों के शिक्षा पर आपने क्या किया, ये सारी चीजों का बर्डन दीजिए ना, इसका विवरण दीजिए आप। जनता आपसे पूछती है ना। उन्होंने 10 साल पहले 15 साल पहले क्या किया उसको आप भूल जाइए। आप तो प्रेजेंट में, अभी प्रेजेंट में आपको वोट चाहिए ना, तो प्रेजेंट की बात करो, है ना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, प्रेजेंट की बात करना चाहिए। आप 15 जी। साल में क्या किए शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, बिहार हाँ की जनता के लिए? कोरोना काल में आपने छोड़ दिया वहां जी। के मजदूरों को, मजदूरों का हाल बेहाल हो चुका था। कई मजदूर रास्ते में जिन उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद मजदूर काफी आक्रोशित थे। उन सभी चीजों को लेकर शायद नीतीश कुमार की सरकार और नीतीश कुमार डर गए हैं, इसीलिए लालू यादव की बार बार बात कर कर इस चुनाव को निकालना चाहते हैं। अंत में जाते जाते एक सवाल मेरे जहन में उठ रहा है, मैं ये सवाल आपसे करना चाहता हूँ। बिहार में अगर आरजेडी की सरकार आती है, जैसा कि आप कह रहे हैं बिहार का रुझान भी है, बिहार की जनता चाहती भी है, तो आने वाले 2022 में यूपी में चुनाव है विधानसभा का, फिर 2024 में केंद्र का चुनाव है। तो इन सभी चुनावों में क्या प्रभाव पड़ेगा अगर आरजेडी की सरकार आती है, तो एनडीए की सरकार जाती है, तो इन सभी चुनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अगर बिहार में आरजेडी की सरकार आती है तो वास्तव में बिहार और यूपी से होकर ही हमारी देश की राजनीति तय होती है। तो वास्तव में हमारा देश में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा 2024 में, और वो बदलाव होना भी चाहिए। जनता इनसे ऊब चुकी है, जनता बदलाव चाहती है, और वो बदलाव होना चाहिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि ना तो इन्होंने कोई भी जितने वादे किए वो उन वादों पर खरा नहीं उतरे हैं। चाहे वो रोजगार का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, या फिर देश की जीडीपी का मामला हो। ये सारे मुद्दे हैं। ये आप क्या कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, युवाओं को, लोगों को क्या चाहिए, आप उनके स्वास्थ्य अच्छा कीजिए, शिक्षा अच्छा कीजिए, है ना। हम्म। अब हम्म। भ्रष्टाचार तो सभी करते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, या फिर अन्य पार्टियां हो। लेकिन हम्म। जनता को क्या चाहिए? जनता के लिए आप स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी करो, सड़कें अच्छी करो, और हम्म। जो बेसिक सुख सुविधाएं होती हैं, सिर्फ आप उन पर फोकस कर लीजिए, उन पर अच्छा काम कीजिए, जनता आपको वोट देगी। बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं कि जो जी। जरूरी मुद्दे हैं, रोजगार, देश की अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं, एजुकेशन, इन सभी मुद्दों की जो बात करेगा जनता, अब उनको वोट देगी। क्योंकि जनता अब जान चुकी है, जनता को बहुत गुमराह किया गया है पिछले कई सालों से। साफ तौर पे आम जनता, जो रिक्शे चालक हैं, चाहे जो युवा हैं, जो छात्र हैं, जो चाय की दुकान लगाते हैं, जो ठेले लगाते हैं, जो किसान हैं, सभी यही चाहते हैं कि रोजगार की बात हो, उनके बच्चों को रोजगार मिले, युवाओं को रोजगार मिले, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हो। खासकर बिहार में क्योंकि कोरोना काल में सबसे ज्यादा डॉक्टरों की मौत हुई है, बहुत चिंताजनक है। इससे साफ पता चलता है कि बिहार की स्वास्थ्य सेवा कितना लचर हो चुकी है। और कोरोना काल में मजदूरों का जो हाल था। खैर, जाने का समय आ गया है, विदा लेने का समय आ गया है। आपसे बात कर कर अच्छा लगा। आशा करता हूँ कि जो दर्शक अभी हमें देख रहे होंगे, उनको भी बिहार चुनाव से लेकर उसके बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी कि बिहार का चुनाव रुझान किधर है। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आलोक महेश्वरी जी। आपने सभी सवालों का जवाब बारीकी अंदाज में दिया। आपने ईवीएम के मुद्दे पर अपनी राय रखी। आपने नीतीश कुमार की सरकार जिस तरीके से चुनाव प्रसार कर रही है, बार बार लालू यादव की नाम लेकर प्रहार करी, उसके बारे में बात की। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार बन रही है, और तेजस्वी सरकार जिस तरीके से आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं, उस पर आपने चर्चा की, उस पर आपने अपनी राय रखी। और एग्जिट पोल क्या कह रहा है, इन सभी चीजों को लेकर भी आपने हमारे दर्शकों को और हमें जानकारी दी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने जी, के लिए। शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।